वेलकम माय डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार चौधरी प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल सिरगाटी से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोग के सामने आयनिक एक्वेरियम मतलब रासायनिक शाम चैप्टर लेकर आया हूं। लास्ट पार्ट प्रीवियस मैंने क्लास में आपको आयनिक एक्वेरियम मतलब रासायनिक शाम के बारे में जानकारी दिया था और आप लोगों की जबरदस्त मांग थी कि सर हिंदी में पढ़ाया जाए और पीपीटी हिंदी में दिया जाए। तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को जो पीपीटी दिया था वो हिंदी में ही दिया था और इस क्लास में भी मैं रासायनिक शाम में जो लास्ट पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें भी हिंदी में ही पीपीटी दिया हूँ। अब प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था आप लोगों को याद होगा एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार, अम्ल और भस्म के बारे में। अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं, इसकी क्लासिकल कंसेप्ट क्या थी, मॉडर्न कंसेप्ट क्या था, इसके बारे में मैंने जानकारी दिया। उस वक्त मैंने बताया था क्लासिकल कंसेप्ट में और मॉडर्न कंसेप्ट में कि मॉडर्न कंसेप्ट में क्या क्या है। मैंने उसमें बताया था कि मॉडर्न कंसेप्ट में आप लोगों को आर्हेनियस सिद्धांत, इसके बाद ब्रांसिस लेविस सिद्धांत, इसके बाद लुईस सिद्धांत और एक जो आपके बुक में नहीं है, 11th क्लास के बुक में नहीं दिया गया है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के तहत, वो था उफानोविच का सिद्धांत। तो आज हम लोग उफानोविच सिद्धांत के बारे में जानकारी लेंगे। उफानोविच सिद्धांत वास्तव में है क्या, जो हम लोगों ने मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पहले जितने भी सिद्धांत पढ़े उन सभी को सम्मिलित रूप ही उफानोविच सिद्धांत है। उफानोविच सिद्धांत क्या कहता है, आप गौर कीजिएगा। उफानोविच सिद्धांत में लिखा हुआ है कोई पदार्थ जो धनायन देने की क्षमता रखता है अर्थात धनायन बनाने की क्षमता रखता है या इलेक्ट्रॉन या ऋणायन से संयोग करने की क्षमता रखता है या भस्म से अभिक्रिया कर लवण बनाता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। यही चीज यहां पर मैंने जो लिखा है सिद्धांत में, देखिए कोई पदार्थ जो धनायन देने की क्षमता रखता हो, ऋणायन या इलेक्ट्रॉन से संयोग करता हो या किसी भस्म से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है, उसे अम्ल कहते हैं। और आप लोगों को पिछली बार बताया था मैंने कि जस्ट इसके अपोजिट हम लोग भस्म का परिभाषा देते हैं। यहां पर मैंने बताया कि अम्ल किसे कहते हैं, जो धनायन बनाने की क्षमता रखता है। तो ऑटोमेटिक भस्म किसे कहेंगे, जो ऋणायन बनाने की क्षमता रखता है। यहां पर मैंने अम्ल की परिभाषा दिया क्या, जो ऋणायन या इलेक्ट्रॉन से संयोग करने की क्षमता रखता है। तो यहां पर हम क्या देंगे, जो धनायन से संयोग करने की क्षमता रखता है। अर्थात भस्म की जब परिभाषा देंगे तो हम कहेंगे कि वे पदार्थ जो ऋणायन या इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है या धनायन से संयोग करता है या अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाने की क्षमता रखता है, उसे भस्म कहते हैं। इस प्रकार की जब परिभाषा हम देते हैं तो जितना भी अभिक्रिया है लगभग सारी अम्ल भस्म अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाती है। और इस तरह से इनका जो परिभाषा हुआ वो काफी व्यापक हुआ। अब इसके बाद जब हम लोग ये जानकारी ले चुके प्रीवियस क्लास और इस क्लास में भी शुरुआती में कि अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं, क्लासिकल कंसेप्ट क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, इन सारी चीज़ों की हमने जानकारी लिया। इसके बाद हमको लोग को जो अगले नेक्स्ट समय जानकारी लेना है वो है जल का आयनन गुणनफल तथा इसका आयनन स्थिरांक। जल का आयनन स्थिरांक तथा इसका आयनन गुणनफल आप लोग को प्रीवियस क्लास में भी मैं बता चुका हूं कि जल क्या है, उभयधर्मी पदार्थ है। उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं, अब इसकी जानकारी लेना होगा तो यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। रासायनिक शाम का जो प्रीवियस वीडियो है मेरा, उसको आपको देखना पड़ेगा। आपको क्लियर हो जाएगी उभयधर्मी पदार्थ क्या है और कौन कौन होते हैं। ये सारी चीजें की जानकारी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिया है, तो आपको उसको तो देखना पड़ेगा। तो खैर ये तो आप जान गए कि जल जो है उभयधर्मी पदार्थ है। उभयधर्मी पदार्थ उसे कहते हैं जो अम्ल और भस्म दोनों का गुण रखता है, अर्थात जिसमें अम्ल की भी गुण हो और
भस्म की भी गुण हो, उसे उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। अब जल का आयनन गुणनफल क्या होती है और आयनन स्थिरांक क्या होता है, अब वो चीज हम जानेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमको रिएक्शन पर जरा ध्यान देना होगा कि अम्ल और भस्म क्या है। आइए जरा बोर्ड पर देखा जाए। देखिए H2O ये कौन सी होता है, लिक्विड होता है, आप लोग जानते हैं, तो हम L दे दें क्वेश्चन में, फिर देंगे H2O, ये भी लिक्विड। आप कहिएगा सर दोनों H2 क्यों दिए? आपको अभी अभी बताया कि अम्ल के और भस्म दोनों के समान गुण जल प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसे उभय धर्मी पदार्थ कहते हैं। तो मान लीजिए ये अम्ल हो गया, अम्ल की हो गई, तो ये क्या होगा, भस्म, भस्म हो गया, जिसे चूंकि क्षार भी कह सकते हैं। क्षार किसे कहते हैं, याद है? जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, तो जल को क्षार भी कह सकते हैं। अब ये जब होगा तो इसका H प्लस निकलेगा और यहां जुटेगा, तो क्या हो जाएगा, H प्लस निकल गया, H3O, ऊपर हो गई प्लस, अब प्लस OH माइनस। अब ये जलीय विलयन में रहता है तो AQ दे देंगे और इसको भी क्या करेंगे, AQ दे देंगे। ठीक है, अब इस पर द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगाएंगे। तो नियम लगाएंगे तो क्या होगा कि आप लोग को याद होगा। अब इसके लिए आपको हमारा देखना पड़ेगा केमिकल इक्वेरियम, रासायनिक साम का वीडियो आप देखिएगा, आपको मालूम चलेगा द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या है। तो द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम बताया कि इधर जो भी प्रोडक्ट होंगे उनके पांद्रण को आपस में गुणा करेंगे, अब बटा में कर देंगे, इधर जितना भी अभिकारक का जो भी अभिकारक है उनको आपस में पांद्रण का गुणा कर देंगे। अर्थात देखिए हम इधर ये गुणे ये, यानी कि H3O प्लस इंटू OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन बटा में करेंगे, H2O इंटू H2O हो जाएगा। अब आप गौर कीजिएगा, हाइड्रोनियम आयन को हम लोग लिखने की सुविधा के दृष्टिकोण में, चूंकि हाइड्रोजन आयन ही माने जाते हैं, इसलिए H प्लस लिख देते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर H प्लस लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कर देंगे, और देखिए गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो H2O कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। उभयधर्मी पदार्थ है तो इसका आयनन भी क्या होता है, जल का बहुत कम होता है। तो कम होगा तो इसको क्या मानेंगे, स्थिरांक। जब स्थिरांक होगा तो यहां पर हम कर सकते हैं कि K इजकल टू H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन क्या, स्थिरांक लिख देते हैं। स्थिर रहता है इसका कंसंट्रेशन, इसलिए हम इसको स्थिरांक लिखते हैं। अब स्थिरांक को इधर लाएंगे तो गुणा होगा, तो क्या होगा, K गुणे स्थिरांक, स्थिरांक हो जाएगा इजकल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब इस K गुणे स्थिरांक को KW कहते हैं, जल का आयनन गुणनफल स्थिरांक। KW इक्वल टू हो जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस। और इसी चीज को आइए देखिए पुनः हम लोग देखें PPT पर। आप देखिए यही चीज मैंने आपको लिखा है यहां पर KW, जहां KW क्या कहते हैं, जल का आयनन गुणनफल कहते हैं। क्लियर है? इस आयनन गुणनफल को जल के आयन से प्राप्त H प्लस तथा OH माइनस के गुणनफल को जल का आयनन गुणनफल कहेंगे। क्लियर है? आयनन गुणनफल का परिभाषा कितना ईजी है, हम लोग ये देख लिए कि KW इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन OH माइनस, यानी गुणा है, तो कह देते हैं जल से प्राप्त H प्लस आयन के सांद्रण तथा OH माइनस आयन सांद्रण के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। और आप लोग जानते हैं
25 डिग्री सी पर जल के आयनन गुणनफल का मान 10 के पावर माइनस 14 होता है। 10 के पावर माइनस 14 होता है कितने डिग्री पर? 25 डिग्री सी पर, फिक्स है इसका। और 25 डिग्री सी को हम लोग कहते हैं एसटीपी का तापमान लगभग मानते हैं हम लोग। कमरे की ताप हम कहते हैं कि 25 डिग्री है, यानी कि कहने पर जनरली तौर पर 25 डिग्री सी पर जल के आयनिक गुणनफल का मान 10 के पावर माइनस 14 होता है। और शुद्ध जल में H प्लस आयन जितना होता है उतना ही OH माइनस आयन होता है, यानी कि आधा होगा H प्लस और आधा होगा OH माइनस, तो 14 है। 10 के पावर माइनस 14 है तो ऑटोमेटिक है, आधा होगा तो 10 के पावर माइनस 7 H प्लस होगा और 10 के पावर माइनस 7 OH माइनस होगा। अब देखिए यही चीज मैंने यहां लिखा है, ये देखिए ये दोनों है। जल के लिए क्या होता है? H प्लस इजकल टू शुद्ध जल के लिए OH माइनस इजकल टू 10 के पावर माइनस 7 होता है। ये तो हम लोग जान गए कि जल का आयनिक गुणनफल क्या है, जल के आयनन स्थिरांक का मान कितना होता है। अब आप कहिएगा सर ये क्यों बताए? इसलिए बताए कि आप लोग को आगे न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आगे क्या है, इसके बाद हमको पढ़ना है पीएच। और हमें याद है 10th क्लास में पीएच आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ाया गया होगा। तो पीएच किसे कहते हैं? तो पीएच का मतलब क्या होता है पहले ये जान ले। पीएच, पी मीन्स क्या होता है? अब पी का पावर भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में यहाँ पावर होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ जो होता है पी जो लिया गया है पोंटेज से लिया गया है। पोंटेज ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का सांद्रण। पावर किससे ज्ञात किया जाए? मतलब सांद्रण से। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं पीएच। जरा लिखने की तरीका गौर कीजिएगा, पी लिखा जाता है, पी के ऊपर में एच लिखा जाता है, पीएच। अब सवाल आता है पीएच किसे कहते हैं? ये कहता है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं। तो चलिए देखिए यही चीज मैंने लिखा है यहां पर, पीएच कहते हैं। ऑटोमेटिक है, ऋणात्मक मतलब माइनस, लघुगुणक मतलब देखिए माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण, देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण लिख दिया है, यानी पीएच बराबर माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये हो गया। अब हम जान गए पीएच भी जान गए, जल का आयनिक गुणनफल भी जान गए। अब जानेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है और इसे किसे कहते हैं? तो सोरेंस नामक एक वैज्ञानिक थे, जब सबको कहने लगा अम्ल इसे कहते हैं, भस्म इसे कहते हैं, और उदासीन क्या है भाई? ये भी आप जानते हैं, न अम्ल हो न भस्म हो, तो उस विलयन को क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। तो उसकी जानकारी कैसे लिया जाए? तो सोरेंस महोदय ने एक स्केल बनाया जिसे पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। अब सवाल है इसका पीएच स्केल नाम क्यों पड़ा? इसलिए कि उन्होंने पीएच माप के द्वारा, पीएच के मान द्वारा उस विलयन को जानकारी दी कि कौन सा विलयन अम्लीय होगा और कौन सा विलयन क्षारीय होगा और कौन सा विलयन उदासीन होगा। अर्थात इस स्केल की पैमाना जो थी पीएच था। तो पीएच के आधार पर दिया, इसलिए इसके स्केल को पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। अब इस स्केल में बोले उन्होंने बताया कि पीएच का मान यदि 7 हो तो विलयन उदासीन होगा, पीएच का मान 7 हो तो विलयन उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। देखिए यहां मैंने दर्शाया है पीएच के मान 7 विलयन उदासीन, पीएच से जैसे ही 7 से कम मान जो होते गया तो अम्लीय होते गया, 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय हो गया। अब हम पीएच पेपर द्वारा आसानी से डुबाएंगे और देख लेंगे पीएच मान कितना दर्शा रहा है भाई 7, तो कह देंगे कि उदासीन है। 7 से कम हुआ 5, 4, 3, 2, 1, तो हम कहेंगे कि भाई वो अम्ल है। और 7 से अधिक दिखाई देगा 8, 9, 10, 11, 12, तो हम कहेंगे कि विलयन क्षारीय है। तो इस प्रकार से
हमने जानकारी लिया जल का आयनिक गुणनफल, पीएच स्केल। अब इस पीएच पर आप लोग पहले भी बनाए थे मैथ, और इसमें भी हम लोग मैथ बनाएंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। आप लोग कहेंगे कठिन होता है, नहीं, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें याद नहीं करना है। कहता है बाएं मुड़ जा, कहता है दाएं मुड़ जा, आंसर आ जाता है। अब आपको इसको मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि कैसे। तो इसके लिए हमको जाना होगा लॉग, क्योंकि देखिए आपको पीएच में फार्मूला में है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो पहले लॉग क्या का मान कैसे निकाले ये जानना जरूरी है। तो लॉग के लिए मात्र 4 फार्मूला होते हैं। आइए जरा बोर्ड पर देखें, और पहले इसको देख लीजिए। आपको एक क्वेश्चन है, किसी तनु विलयन के H प्लस आयन का मान 0.02 m है, तो इस घोल का पीएच क्या होगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इसी क्वेश्चन को हम बोर्ड पर बना रहे हैं। आपको किसी तनु विलयन में के H प्लस आयन का मान 0.02 m है, तो इस घोल का पीएच क्या होगा। आइए और लॉग जानने के लिए मात्र हमको 4 फार्मूला जानना है, बस 4 से ही काम चल जाएगा। आप लोग गौर कीजिएगा कौन कौन फार्मूला है भाई। देखिए, एक है लॉग m के पावर n, तो इस फार्मूले का होगा n, ये जो पावर है वो बगल में चला जाएगा, अभी चले जाएगा लॉग m। ठीक है। दूसरी चीज लॉग m क्रॉस n, m गुणे n, तो ये मान हो जाता है log m प्लस log n। और एक फार्मूला होता है log m बटे में n इक्वल टू log m, जो ऊपर वाला है उसमें से नीचे वाला log घटा देते हैं n। बस ये 3 फार्मूला आपको जानना है, और इसी 3 फार्मूला और मान कैसे निकाला जाता है वो जान ले, आसानी से बनेगी। तो आइए हम देखते हैं। जो हमने बताया क्या, किसी तनु विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 0.02 m है, तो इस घोल का पीएच क्या होगा। तो पहले हम देखेंगे H प्लस आयन का मान दे दिया है, देखिए आप लोग को कितना 0.002 m। ठीक है, 0.02 ही दिया है, तो इसको 0.022 ही दिया है। अब इतना दिया है, अब इसका मान तो आपको निकालने आया। अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, वैज्ञानिक पद्धति में लिखने का नियम जानते हैं कि दशमलव जब दाईं ओर खसकता है तो 10 के घात माइनस में जाता है, और बाईं ओर खसकता है तो 10 के घात प्लस में जाता है। अब देखिए 2 लिखेंगे गुणे कितना स्थान घसा 1 2, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -2, क्योंकि दाईं ओर घसका है, m हो गया। अब हम करेंगे पीएच इसका निकालना है, तो P यहाँ दे देंगे H, पीएच देंगे तो फार्मूला होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, यही फार्मूला होता है, बताए थे। आए देखें तो माइनस हो जाएगा, और लॉग तो लॉग हो गया, और H प्लस की जगह पर ये मान रखेंगे 2 क्रॉस 10 के पावर -2। ठीक। अब पहले ये गौर कीजिए, यहाँ पर ये गुणा है, तो गुणा के लिए क्या हो जाएगा log m प्लस log n। चलिए तो हम चले ये माइनस बाहर रखें, कुछ दे देते हैं log 2 प्लस log 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 हुआ। अब आप गौर कीजिए कि log m के पावर n इक्वल टू जो पावर है वो बगल में आ गया, तो ये भी बगल में आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा इक्वल टू माइनस log 2 log 10, क्योंकि माइनस गुणे प्लस तो माइनस होगा। अब ये कोष्ट में, अब इस कोष्ट को हम अंदर तोड़ेंगे, घुसाएंगे, तो ये माइनस है हो जाएगा, अब माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। क्लियर। अच्छा ये ध्यान रखिएगा log 10 का मान 1 होता है, सारे स्टूडेंट ध्यान रखेंगे log 10 का मान 1 होता है, तो log 2 का मान कितना होगा। इसको निकालने के लिए नियम क्या है, बहुत इजी नियम है।
जितने अंक है, मान लीजिए 2 3 4 है, 5 है, तो हम करते क्या है कि 1 2 3 गो अंक है, तो n-1 दशमलव आता है, फार्मूला होता है। तो n का मतलब कौ अंक का है, 1 2 3, तो 3 - 1 इसके बाद दशमलव देंगे, तो 3 में से गया तो 2 दशमलव देंगे। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि हमको 2 का मान निकालना है, तो 2 का वो अंक है 1, तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0, तो 0 और फिर दशमलव। अब यहाँ डबल अंक में देखते हैं बीच में 0 को, जरा आइएगा हमारे स्मार्ट बोर्ड पर, आपको जरा लॉगरिथम चार्ट नीचे दिखाई देते हैं। आप आइए, ये जो चार्ट बना हुआ है आप गौर कीजिए, ऊपर ये 0 है, हमको कितना देखना है, 2 था ना, कैसे 2 अंक लेना है, बीच में 0 का देखेंगे तो कितना आएगा 3010, 3010, तो 3010 का मान यहाँ रखेंगे। ठीक है, सारे स्टूडेंट ध्यान रखें। एक बार और क्वेश्चन देंगे, उसमें हमको 5 देखना है, तो 5 अभी देख लें सारे स्टूडेंट, क्योंकि उस बार हम डायरेक्ट लिखेंगे, दोनों का अभी लिख देते हैं, अगले क्वेश्चन दो देंगे उसमें 5 आएगी। 6990, 6990, ये दोनों चीज मैं उतार रहा हूं यहां पर। चलिए आइए देखिए, log 2 का मान है 10 और log 5 का लिख लेते हैं यहीं पर कि आपको 0.6990। ठीक है, अब यहां पर आप गौर कीजिए, log 2 का मान है क्या 3010, तो हम log 2 का नाम पर लिखेंगे 3010 प्लस log 10 का मान 1, तो 2 में 1 का गुणा कीजिएगा तो 2, अब 2 में 3 का घटा लीजिएगा तो घटाने आता है सारे स्टूडेंट को, अब घटाना मैं नहीं बताऊंगा। ये हो जाएगा 996.1, ये हो जाएगा आंसर। यानी जो आपका क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर 1.699 आया। अब अगले क्वेश्चन है, आप लोग को जरा बोर्ड पर फिर स्मार्ट बोर्ड पर आए हम लोग और देखें कि अगला क्वेश्चन क्या है, और उसको पूरा हम लोग बोर्ड पर जाकर सॉल्व करेंगे। देखिए, एक मृदु पेय के नमूने में हाइड्रोजन आयन का साधारण 3.8 × 10⁻³ में इसकी पीएच ज्ञात करें। जस्ट लाइक उसी तरह से ज्ञात हो जाना चाहिए। पुनः वियोजन मानते हुए निम्नलिखित विलयनों के पीएच ज्ञात करें। 0.003 MHCl, 0.005 NaOH। अब MHCl वाला इसलिए नहीं बताएंगे, अभी एक बताकर आपको समझा चुके हैं। तो ये दिए हैं आप लोग को होमवर्क कि सबका जितना दिया गया है पीएच मान अम्ल का निकाल लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाला है कि 0.005 NaOH है। तो ये NaOH है तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, क्षार है तो, और पीएच निकलता किससे, हाइड्रोजन आयन से, तो मामला तो अटका ना। इसलिए चलिए हम जरा इसको बी को बनाकर देखें, गौर कीजिएगा 0.005 NaOH है, इसका निकालना है पीएच। देखिए क्या है, पूर्ण वियोजन मानते हुए निम्नलिखित विलयनों के पीएच मान ज्ञात करें। 0.005 NaOH। कहिएगा सर इसको क्यों लिए, इसको क्यों नहीं, इसलिए कि इसको अभी अभी आपको हम बता चुके हैं कि अम्ल रहेगा तो H+ देगा ही, और उसको आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आए हम लोग देखें, जरा गौर कीजिए, आइए। अब यहां पर आप लोगों को NaOH है, तो NaOH का मतलब क्या देगा, H+ तो ना देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, OH- आयन दे दिया। कितना 0.005 M है।
अभी अभी बताएं कि वैज्ञानिक पद्धति में लिखने का नियम है, एक अंक दे दीजिए और गुणा 10 के घात। अगर राइट साइड जाएगा जितना अंक उतना घात माइनस हो जाएगा। तो कितना जा रहा है 1 2 3, तो पावर हो जाएगा 3m। हाइड्रोक्साइड आयन तो निकल गए। अब सवाल है कि हाइड्रोजन आयन न रहेगा तो पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो H प्लस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ तो मामला अटक रहा है ना, कुछ नहीं अटक रहा है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया था जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल याद है आपको, कहा था मैंने कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस 14 1 इंटू बताया था। अब यहां पर क्या करना है आपको कि OH माइनस का ये मान रखेंगे, तो H प्लस OH का माइनस का मान कितना है 5 इंटू 10 के पावर माइनस 3 है, तो 1 गुणे 10 के पावर माइनस 14। ये इधर गुना है, इधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो हम भाग करेंगे। तो आए इधर कर लेते हैं ताकि इसका भी डिस्टर्ब ना हो। चलिए, तो H प्लस अपने जगह पर आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और यहाँ पर डिवाइड होगा 1 क्रॉस 10 के पावर माइनस 14 इंटू 5 क्रॉस 10 के पावर माइनस 3। अब ये 10 के पावर माइनस 3 14 से कटेगा तो 10 के पावर माइनस 11। अब 1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.2 इंटू 10 के पावर माइनस 11। अभी अभी आपको बताया कि हम दशमलव कम से कम एक स्थान के बाद ही देंगे, दशमलव हटाना होगा। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव को इधर ले जाएंगे। कितना अंक ले गए 1 अंक, तो 2 इंटू 10 के पावर 1 अंक ले गए तो माइनस का पावर एक और बढ़ जाएगा, तो 11 है तो कितना हो जाएगा 12। अब हमको मान आ गया H प्लस आयन का सांद्रण का यहाँ लिख देते हैं, कितना मान आ गया अभी भी वहां पर दिखा दिए हैं 2 इंटू 10 के पावर यहीं पर देखते हैं हाइड्रोजन आयन का सांद्रण किया 2 इंटू 10 के पावर माइनस 12 आ गया। अब इस फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे, रखते हैं। यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 12। अब आपको फिर उसी तरह से करना है, ये मल्टीप्लाई है यानी गुणा है, तो क्या होगा लॉग एम क्रॉस एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। अब यहाँ पर हम कर देंगे माइनस लॉग 2, गुणा है तो प्लस कोष्ठ में देंगे क्योंकि माइनस पहले से है उपलब्ध, प्लस क्या हो जाएगा लॉग 10 के पावर माइनस 12। अब देखिए लॉग m के पावर n इक्वल टू n लॉग m, यानी जो पावर हो बगल में आएगा, तो यहाँ पर करेंगे माइनस लॉग 2, आइए हो जाएगा प्लस गुणे माइनस, तो माइनस लॉग माइनस 12 बगल में आ जाएगा और लॉग 10 हो गया। अब आप गौर कीजिए माइनस अंदर में जाएगा तो प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस लॉग 2 माइनस माइनस प्लस 12 लॉग 10। आप देखिए माइनस लॉग 2 का मान कितना होगा, अभी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर देखिए अभी लिखे भी हैं 0.3010। अब प्लस लॉग 10 का मान 1 होता है, 1 में 12 गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगी। अब आए इसमें घटाएंगे तो क्या होगा 0.996.11 ये हो गया। तो आपको भाग का कोई भी अगर भाग में दिया रहे तो आए बोर्ड पर देखें, तो कोई भी अगर भाग में दिया रहे तो हमें उम्मीद है कि आप लोग आसानी से इस मैथ को बना लीजिएगा। मैथ में कोई दम होती नहीं है, देखिए कितनी आसानी से बने, हमने कुछ मेहनत किया ही नहीं, जो था मैंने लिख दिया, मान रख दिया, आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने सॉल्व किया, 3 में बेस को सॉल्व किया, तो बेस वाला ये भी उसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, और एसिड वाला देखिए जो फर्स्ट वाला है उसी तरह से, ये भी दोनों हैं, ये भी उसी तरह से है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक और मैंने सवाल दिया है
मिश्रित अम्ल के पीएच मान ज्ञात करने के लिए। तो मिश्रित करने वाले को पीएच कैसे ज्ञात किया जाएगा? देखिए 50 ml HCl 0.1 m सांद्रण हो गया, H प्लस का कितना 0.1 m तथा 50 ml H2SO4 0.1 n। अब n और m क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, आपने बिलियन पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि m मीन्स होता है मोलरता और n मीन्स होता है नॉर्मलता। नॉर्मलिटी कहते हैं अंग्रेजी में, इसको मोलरिटी कहते हैं। स्ट्रेंथ बताने के लिए, मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण के पावर मतलब बिलियन का सांद्रण ज्ञात करने की जो विधि है उसमें मोलरता नम्रता आपको पढ़ना है। तो ये मोलरता हुआ, वो नम्रता हुआ। तो सर आपने यहाँ पर मोलरता क्यों दिया, यहाँ पर नम्रता क्यों दिया, इसको थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। इसके लिए फार्मूला देखिए मैंने लिख दिया है, H1V1 बराबर H2V2 इक्वल टू SM V1 प्लस V2 का फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें H1 क्या है, V1 क्या है, H2 क्या है, V2 क्या है, SM क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है, ये जानकारी हम आपको बोर्ड पर देते हैं। तो आइए जरा बोर्ड पर, इस क्वेश्चन को आपने देख लिया। देखिए 50 ml HCl यानी कि V1 है, पहला को 1 मानेंगे तो ऑटोमेटिक है, दूसरे को हम V2 मानेंगे। V1 मीन्स आयतन, V मीन्स वॉल्यूम मीन्स आयतन। तो पहला अम्ल का, क्योंकि दो को अम्ल मिश्रित है इसमें, तो पहला और दूसरा मान लेंगे। तो V1 मानेंगे एक को, तो इसमें दिया है 50 ml, ठीक है। V2 दिया हुआ है, ये भी 50 ml, आपने गौर किया। H1 मतलब सांद्रण कितना है, पहले वाले का HCl का 0.1 m और H2 का कितना है, दूसरे का जो H2SO4 है उसका है 0.1 n। आपको अभी उसमें फार्मूला बताया था क्या, S1V1 प्लस S2V2 इक्वल टू SMV1 प्लस V2। अब H1 देखिए कितना है 0.1 और H2 कितना है, यहाँ पर गौर कीजिएगा 0.1। V1 कितना है 50 कर दिए, V2 कितना है 50 हमने कर दिया, और SM हमको मालूम नहीं है, यही चीज़ हमको निकालना है। निकालेंगे तो हमको देना है V1 प्लस V2। तो V1 कितना है 50, अब प्लस 50 हो गया। अब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 इक्वल टू SM इंटू 100, 50 प्लस 50 100 हो जाएगा। अब 5 और 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, और ये हो जाएगा SM इंटू 100। अब ये गुणा है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग, तो हम ये लिख लेंगे SM बराबर, ये गुणा है इधर आएगा तो भाग, यानी 10 के डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1/10। अब आपको SM आ गया 1/10, 10 आ गया, मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण आपको निकल गया 1/10। अब आप इसी को लेकर चलिएगा तो pH निकालना कितना आसान है। pH बराबर माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू माइनस लॉग 1/10। अब इसको हम लेकर चलेंगे तो क्या होगा माइनस लॉग, क्या एक काम कीजिए, इसको एक काम कर सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आपको जो पहले से बता रहे हैं कि उस पर ले जाइएगा तो 1 गुणे 10 के पावर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाता है तो -1 हो जाएगा। अब 1 का वैल्यू होता नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर -1। इससे और आसानी हो जाएगी, आप लोग को जैसे बताए हैं उस तरह से। तो आए यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर -1, तो यहाँ पर 10 के पावर -1 दे देंगे, और लॉग ये है -1, इधर आएगा तो माइनस प्लस 1 लॉग 10, तो लॉग 10 का मान क्या आप जानते हैं 1, तो 1 आंसर हो गया 1। इतनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, अब स्मार्ट बोर्ड पर न जाकर
आपको यहीं पर हमसे क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं और उसको बना रहे हैं। गौर कीजिएगा, आपका है m/1000 H2SO4 घोल का pH ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण की बात होती है और यहाँ पर मोलिडिटी के रूप में है, तो यहाँ अब इसका हम लोग थोड़ा सा आयनन देखेंगे कैसे होता है। 2H प्लस SO4 माइनस माइनस इस तरह से होता है, यानी कि एक अणु 2 हाइड्रोजन आयन सांद्रण देता है। तो इसका मतलब कि इसमें हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण में हम कितने से गुणा करेंगे? 2 से। 2 बाई हो जाएगा 1000 इजकल टू 2 इंटू ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? 1 2 3 माइनस 3 हो जाएगा। अब इसके बाद पीएच का मान हम निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगी। अब यहाँ पर हम पीएच निकालें ना, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ माइनस लॉग 2 क्रॉस 10 के पावर माइनस 3 इजिकल टू माइनस कोष्ट में देंगे लॉग m क्रॉस n इजिकल टू m प्लस, यानी कि 2 है तो 2 प्लस लॉग 10 के पावर माइनस 3। अब आप जानते हैं कि वो जब माइनस लॉग 2 और माइनस गुणे प्लस तो माइनस 3 और लॉग 10। अब माइनस को अंदर लगाए तो माइनस लॉग 2 और माइनस 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 प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 3 लॉग 10। माइनस को अंदर प्रवेश किया तो प्लस माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए, माइनस लॉग 2 तो माइनस चिन्ह हो गया, लॉग 2 का मान 0.3010 देखिए निकाले हैं यहाँ। अब प्लस लॉग 10 का मान 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3, अब 3 में फिर घटा देंगे 2.6990, ये हो जाएगा आपको आंसर। इस तरह से हमने अभी जानकारी जो लिया कि पीएच, किसी भी विलयन का पीएच कैसे ज्ञात करें, चाहे अम्लीय विलयन हो या क्षारीय विलयन हो या मिश्रित विलयन हो, और वो कितनी आसानी से ज्ञात हो जाती है। केवल लॉग की मात्र 3 फॉर्मूले हमें याद रखना होता है, इसके बाद लॉगरिथम चार्ट में देखकर आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अब आगे हम चलते हैं, जो अगले है लवणों का जल अपघटन। लवणों का जल अपघटन नाम से ही स्पष्ट है, लवणों का जल अपघटन यानी लवण के जल के साथ अपक्रिया करके अम्ल और भस्म बनाने की प्रक्रिया को लवणों का जल अपघटन कहते हैं। तो वही चीज मैंने लिखा है यहां पर, वह प्रक्रिया जिसमें लवण और जल परस्पर क्रिया कर अम्ल और भस्म बनाते हैं, उसे लवणों का जल अपघटन कहते हैं। यदि लवण और जल आपस में अपक्रिया करके अम्ल और भस्म बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लवणों का जल अपघटन कहेंगे। यही चीज मैंने यहां पर लिखा है। तो इसका मतलब है यदि अम्ल और भस्म नहीं बनाएंगे, लवण और जल अपक्रिया करें और अम्ल और भस्म नहीं बनाएंगे तो उसे जल अपघटन हम नहीं कहेंगे, अर्थात उस लवण का जल अपघटन नहीं होता है। तो अब सवाल आता है कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आप जानते हैं। लवण बनता कैसे, ये भी आपकी जानकारी होगी कि अम्ल और भस्म के अपक्रिया के फलस्वरूप जल के अलावा, जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। तो भाई, तो अम्ल और भस्म की अपक्रिया के फलस्वरूप जल के अलावा जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं, नहीं अम्ल और भस्म अपक्रिया करता है। और अम्ल आपको बताए थे कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल। भस्म भी 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल भस्म, प्रबल भस्म। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म अपक्रिया किए हों, लवण बनाए हों, एक ये होगा। दूसरा हो सकता है कि
प्रबल अम्ल हो और दुर्बल भस्म हो, वो अपक्रिया करके लवण बनाए हैं, दूसरा टाइप हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि अम्ल दुर्बल हो और भस्म प्रबल हो, तीसरा टाइप हो सकता है। चौथा टाइप हो सकता है कि दोनों ही दुर्बल हो, अम्ल भी दुर्बल और भस्म भी दुर्बल हो और उससे लवण बना हो। तो इसके आधार पर लवणों के जल अपघटन है, चारों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चारों के बारे में जानकारी लेंगे, इसलिए कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। देखिए मैंने यही चीज लिखा है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवणों का जल अपघटन, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवणों का जल अपघटन, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के लवणों का जल अपघटन, दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल के लवणों का जल अपघटन। तो 4 प्रकार के हम बारी बारी से जानकारी लेंगे। तो पहले ये जानना होगा, यदि प्रबल अम्ल है और प्रबल भस्म है आपस में अपक्रिया करेगा तो जितना H प्लस प्रबल अम्ल देगा उतना ही OH माइनस प्रबल भस्म भी देगा। यानी H विलयन में H प्लस और OH माइनस आयन के सांद्रण दोनों का बराबर होगा। जब बराबर होगा तो विलयन ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म के लवणों का जल अपघटन नहीं होता है, क्योंकि अभी बताए हैं कि जल अपघटन कहते हैं किसको? अम्ल लवण और जल के बीच अपक्रिया के फलस्वरूप अम्ल और भस्म बनने को जल अपघटन कहते हैं। तो यह नहाना विलयन अम्लीय भी हो रहा है ना क्षारीय हो रहा है। इसका मतलब है प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म के लवणों का जल अपघटन नहीं होता है। यही चीज मैंने यहां पर नीचे लिखा है। देखिए यहां पर मैंने कह दिया कि H प्लस और माइनस OH माइनस बराबर होते हैं। इन लवणों का जलीय घोल उदासीन प्रकृति का होता है, अतः लवणों का जल अपघटन नहीं होता है। क्लियर? अब आइए दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवणों का जल अपघटन। दुर्बल अम्ल है तो उसका आयनन कम होगा, इसका मतलब H प्लस आयन कम होंगे, और प्रबल क्षार है तो उसका आयनन पूर्ण होगा, तो OH माइनस आयन की सांद्रण ज्यादा होगी। अर्थात विलयन में OH माइनस सांद्रण आयन ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिक है विलयन क्षारीय होगा। H प्लस ज्यादा होता है तो अम्लीय होता है, तो OH माइनस ज्यादा है तो क्षारीय होता है। और जब क्षारीय हो गया तो इसका जल अपघटन हुआ। तो स्पष्ट है कि दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवणों का जल अपघटन से विलयन क्षारीय होता है। क्लियर? तो आइए देखिए इसी चीज को मैंने यहां पर पूर्णतः जो चीज बोला उसी को लिखा है। देखिए OH माइनस ज्यादा होता है किससे? H प्लस से, मैंने दर्शा दिया है, और ये विलयन हो गया क्षारीय। अब आता है दुर्बल क्षार तथा प्रबल अम्ल। ऑटोमेटिक है, जो दुर्बल होगा वो कम होगा और प्रबल होगा वो अधिक होगा। तो क्षार OH माइनस कम होगा, H प्लस ज्यादा होगा। जब H प्लस ज्यादा होगा तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। क्लियर? अतः इसका जल अपघटन होता है और विलयन जो होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। यही चीज मैंने यहां पर देखिए लिखा दिया है। H प्लस ज्यादा होगा OH माइनस को। इसका एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, दुर्बल लवण है। दुर्बल इसमें क्या है? NH4, यानी कि क्षार जो होते हैं, क्षार से जो आया हुआ पर्सन है वो दुर्बल है। और प्रबल क्या है? Cl माइनस। अब कहेगा Cl कैसे प्रबल है सर? तो याद होगा HCl से मिलता है Cl, और HCl प्रबल अम्ल है। NH4OH दुर्बल क्षार है, तो NH4 जो हो गया वो दुर्बल से मिला है, तो इसका आयनन क्या होगी? कम होगी। देखिए NH4OH HCl है, NH4 प्लस Cl माइनस ये तोड़े हैं, H2 जल से अपक्रिया किया है, NH4OH दिया और H प्लस और Cl माइनस दिया। अब ये जो NH4 प्लस है H2 से अपक्रिया करके NH4OH दे देता है और H प्लस अधिक मात्रा में विलयन में आ जाती है। तो आ गया तो विलयन क्या हुआ? अम्लीय हो गया। अब आइए दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवणों का जल अपघटन। अभी तो एकदम क्लियर है, दोनों ही दुर्बल हैं तो दोनों समान मात्रा में देंगे, यानी दोनों का ही आयनन कम होगा। जब दोनों का आयनन कम होगा तो न विलयन अम्लीय होगी न क्षारीय होगी, मतलब उदासीन होगी। और जब उदासीन होगी तो इसका जल अपघटन नहीं होगा। यही चीज मैंने लिखवाया है। देखिए देखिए दुर्बल अम्ल के जल अपघटन में H प्लस तथा OH माइनस आयनों का सांद्रण बराबर होता है, जिससे विलयन उदासीन होता है, अतः से लवणों का जल अपघटन नहीं होता है।
इसको मैंने क्लियर समझाया है। देखिए एग्जाम्पल भी लिया है, NH4 के होल ट्वाइस CO3 प्लस H2O, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट बना हुआ है। अब दोनों ही NH4 प्लस CO3 डबल माइनस जल से अपक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाए हुए हैं। ये अम्ल हुआ, ये भस्म हुआ। दोनों में से कोई भी अधिक मात्रा में विलयन में न H प्लस दे रहा है न OH माइनस दे रहा है, अर्थात दोनों में से कोई ज़्यादा नहीं है। न H प्लस है विलयन में न OH माइनस है, मतलब विलयन उदासीन है। तो ये बताया मैंने आपको। अब सम आयनन प्रभाव। सम आयनन प्रभाव किसे कहते हैं? सम माने समान, आयन समान आयन का प्रभाव कुछ समान प्रभाव कहेंगे। तो भाई इसको परिभाषा कैसे दिया जाएगा? देखिए, जब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन में समान आयन वाले प्रबल वैद्युत अपघट्ट को मिलाया जाता है तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का आयनन कम हो जाता है। इसी प्रभाव को सम आयन प्रभाव कहते हैं। जब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में प्रबल वैद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का आयनन कम हो जाता है। इस प्रभाव को सम आयनन प्रभाव कहते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? देखिए, गौर कीजिएगा, इस परिभाषा को जरा गौर कीजिएगा। क्या कहते हैं? जब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन में समान आयन वाले प्रबल वैद्युत अपघट्ट को मिलाया जाता है तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का आयनन कम हो जाता है। यानी कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्ट है वो पूर्ण रूप से आयनित होगा, तो वो आयन जो समान आयन है उसको मिलेगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और क्लियर होगी। देखिए जरा, CH3COOH है, दुर्बल अम्ल है, आप जानते हैं। इसका आयनन होगा, थोड़ी मात्रा में होती है, तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस देता है। अब CH3COONA ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। जब ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट है तो इसका पूर्णता आयनन होगा। अब पूर्णता आयनन होगा तो क्या होगा? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब देखिए, ये CH3COO माइनस और CH3COO माइनस दोनों समान आयन है कि नहीं? अब इस आयन के प्रभाव से इसका आयनन कम हो जाता है। मान लीजिए कि 100 गो अणु विघटित होता था, तो अब क्या होगा? 50 गो, यानी कि 75 गो या 90 गो, यानी इसकी संख्या क्या हो जाती है? आयनन की कम हो जाती है। यानी CH3COOH घोल में अपने ज्यों का त्यों बने रहता है और इसका आयनन पहले की अपेक्षा कम हो जाए। इसी प्रभाव को हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। इस पर द्रव्यमान क्रिया नियम लागू करते हैं। Ka, A मीन्स एसिड और K मीन्स जानते हैं सामित्रांक होता है। तो Ka इक्वल टू क्या होगा? आप लोग को बताया जा चुका है, इधर का गुणा कर दो बटे में इधर का गुणा करो, तो CH3COO माइनस कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन CH3COOH। अब इससे स्पष्ट होता है कि प्रबल अपघट्ट के प्राप्त समान आयन के कारण सम अवस्था कहाँ हो जाएगी? बाईं ओर अग्रसर होगी। अब कहिएगा सर बाईं ओर कैसे आगे होगी? अक्सर होगी कि दाईं ओर होगी? तलाशी तलीय सिद्धांत हमको बताए हैं, रासायनिक साम पढ़ाए हैं। पिछली बार जब मैंने आपको क्लास लिया था, इसके लिए पिछली वीडियो आपको देखना पड़ेगा, केमिकल इक्वेरियम रासायनिक साम। उसमें मैंने बताया था कि अपक्रिया किस ओर अग्रसर होगी, इसकी जानकारी आप कैसे लेंगे। तो आप स्पष्ट है कि जब इसको मिला देंगे जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। एक बात पुनः समझा दूं कि अपक्रिया उस दिशा में अग्रसर होती है जहां जाने से वो जो बढ़ाया हुआ चीज है उसका प्रभाव निरस्त हो जाए। तो ऑटोमेटिक है कि जब CH3COO माइनस मिल रहा है इसको, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन कम होने के लिए क्या होगा? ये दोनों आपस में अपक्रिया करके CH3COOH बनाएंगे, तो अपक्रिया इस दिशा में हो जाएगी, यानी इसकी मात्रा घट जाएगी। और इसी घटने वाली मात्रा को हम कहते हैं सम आयनन प्रभाव। अब तो हम सम आयनन प्रभाव जान गए, अब जानेंगे बफर घोल। ठीक है, बफर घोल किसे कहते हैं? आप ये जानते हैं कि यदि किसी भी जल में ही थोड़ी सी एक बूंद आप जल की मात्रा मिला, अम्ल की मात्रा मिला दें तो उसका पीएच मान कम हो जाता है। या तो एक बूंद अगर उसमें क्षार मिला दीजिए तो पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। आप जानते हैं कि जल का पीएच मान 7 होता है। यदि एक बूंद उसमें अम्ल मिला दीजिए तो पीएच मान 7 से कम हो जाता है, या उसमें अगर क्षार एक बूंद मिला दीजिए तो पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। तो
थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर पीएच मान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। लेकिन अब बफर विलयन कहते हैं वैसा विलयन जिसमें थोड़ी सी अम्ल या थोड़ा सा भस्म मिलाने पर भी उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे विलयन को पीएच विलयन कहते हैं। यानी वैसा विलयन जिसमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या थोड़ी सी मात्रा में क्षार मिलाने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे विलयन को बफर विलयन कहते हैं। बफर विलयन क्या होता है? दो प्रकार की होती हैं, एक अम्लीय बफर और एक होता है क्षारीय बफर। बफर विलयन बनता है जिसका लीजिएगा, अगर अम्ल लीजिएगा तो दुर्बल अम्ल और दूसरी दुर्बल अम्ल के लवण के मिश्रण को बफर विलयन कहते हैं। अब देखिए यहां पर दोनों को बताया है मैंने। देखिए क्षारीय बफर, अम्लीय बफर और क्षारीय बफर। देखिए यहां पर वही चीज मैंने बोला है, दुर्बल अम्ल तथा इसके प्रबल क्षार के लवण को सब मोलर से बने बफर घोल को अम्लीय बफर कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर क्षारीय बफर लेंगे तो क्या लिखेंगे? दुर्बल क्षार तथा इसके प्रबल अम्ल के लवण की सब मोलर से बने बफर घोल को क्षारीय बफर कहेंगे। देखिए उसी तरह से मैंने लिखा है यहां पर। अब एग्जाम्पल लिया है इसका CH3COOH। आप जानते हैं ये क्या है? दुर्बल अम्ल है और इस प्रबल अम्ल के बने हुए ये क्या है? लवण है। इस दोनों के मिश्रण को हम कह दिए। उसी तरह से इसका लिए हैं, ये फॉर्मिक एसिड लिए हैं और सोडियम फॉर्मेट लिए हैं। तो इस तरह से ये बफर का लिए, ये क्षारीय का मैंने एग्जाम्पल दिया है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं कि दुर्बल है, अम्ल है, और उसी का देखिए NH4 है Cl, ये हो जाएगा उसका लवण के, उसके क्षार के लवण के हुआ। तो दोनों प्रकार के मिश्रण, यानी एक चाहिए दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार, उसकी लवण। अब आता है बफर क्रिया। कहता है घोल की वह क्षमता, अभी परिभाषा बताए थे ना, घोल की वह क्षमता जिसमें थोड़ा सा अम्ल या थोड़ा सा क्षार मिला देने पर भी अपने वो पीएच मान को स्थिर रखता है, इसे बफर क्रिया कहते हैं। लिखिए, बफर घोल की वह क्षमता जो सूक्ष्म मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच को स्थिर रखता है, बफर क्रिया कहलाता है। अब बफर क्रिया की व्याख्या करेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? उसमें थोड़ा सा अम्ल मिलाते हैं या थोड़ा सा क्षार मिलाते हैं तब पर भी उसके पीएच मान नहीं बदलता है। इसका कारण है, जरा हम लोग पहला ये एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3COOH और CH3COONA और इसी पर समझेंगे। यानी कि एस्टिक अम्ल और सोडियम एसीटेट के मिश्रण से बने हुए बफर विलयन को हम लोग क्रिया विधि से स्पष्ट करेंगे कि इसमें थोड़ी सी अम्ल या थोड़ी सी क्षार मिलाने पर पीएच मान में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। आपको गौर होना, जो दुर्बल है उसका आयनन कम होगा, जो प्रबल है वो पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मैंने दर्शा दिया, ये दुर्बल है CH3COO- H+। अब ये प्रबल है CH3COONA CH3COO- Na+। देखिए CH3COO- और वो भी माइनस, तो यहाँ समान प्रभाव लागू होगा ना। उसके पहले बताए थे समान प्रभाव किसे कहते हैं। तो इसमें सम आयन प्रभाव जब लागू होगा तो एस्टिक अम्ल का आयनन और कम हो जाएगा। जब आयनन और कम हो जाएगा, अब तो क्लियर है, अब तो विलयन तैयार है। अब आप उसमें थोड़ी सी अम्ल मिला दीजिए, तो अम्ल से प्राप्त H+ आयन विलयन में जाएगा, और जो ही विलयन में जाएगा H+ आयन तो CH3COOH- है, CH3COO- इसका संयोग करेगा और एस्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैंने यहां पर नीचे लिखा है, H+ संयोग करता है CH3COO- इसमें CH3COO- H+ से संयोग करके CH3COOH में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप बताइए कि 2 बूंद डाले और दोनों बूंद से जितना H+ है सबको CH3COO- संयोग करके CH3COOH बना दिया। तो 10 को डाले और 10 संयोग हो गया, तो H+ बढ़ा विलयन में या H+ घटा नहीं, जितना पहले था उतना है, तो पीएच भी उतना ही रहेगा, क्योंकि H+ के बढ़ने या घटने से ही विलयन में पीएच का मान परिवर्तित होता है। जानते हैं पीएच क्या किसे कहते हैं, कुछ देर पहले बताए। तो पीएच आपका इसमें परिवर्तित नहीं हुआ, क्योंकि जितना H+ था उतना CH3COO- ले लिया और लेने के बाद CH3COOH में बदल गया, जिससे विलयन के पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि आपने उसमें क्षार मिला दिया, अम्ल से तो क्लियर हो गया,
क्यों नहीं होता है? अब आप उसमें क्षार मिला दिए, जो ही क्षार मिलाएंगे तो OH माइनस क्षार देता है। OH माइनस से यहाँ H प्लस जो विलयन में था संयोग किया और संयोग करके जल बना दिया। तो आप कहेंगे कि सर जो पहले विलयन में H प्लस था OH माइनस लेकर जल बना दिया तो H प्लस कम हो गया। बात तो आपका सही है। तो जितना कम हो जाता है H प्लस, तुरंत CH3COOH जो विलयन में उपस्थित है वो विघटित होकर उतना H प्लस आयन विलयन में दे देता है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि OH 10 गो H प्लस का संयोग किया, 10 गो H प्लस विलयन में कम हुआ, उतना H प्लस यानी 10 H प्लस तुरंत CH3COOH विघटित होकर विलयन को दे देता है। जब बेल देता है तो इससे विलयन में कोई कमी नहीं होगी। तो H प्लस की जब कमी नहीं होगी तो थोड़ा सा क्षार भी मिलाए तो उसके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा होता है कि थोड़ी सी अम्ल और भस्म मिलाने पर भी बफर विलयन के pH मान में कोई कमी नहीं होता। अब सवाल आता है कि बफर विलयन का pH कैसे निकाला जाए? तो इसके लिए हेंडरसन समीकरण है और इसके निकालना बहुत ही ईजी है। आप देखिए, पहले आप अम्ल लीजिएगा, अम्ल को आयनन कीजिएगा तो H प्लस प्लस A माइनस, A माइनस क्या करेगा? लवण बनाएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो H प्लस प्लस A माइनस, तो द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से फिर इधर का गुणा बटे में इधर का, देखिए वो मैंने कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस बटा में H हो गया। अब H प्लस लाएंगे, अब आप गौर कीजिएगा HA इधर क्या है? भाग, इधर आएगा तो गुणा, देखिए K के साथ HA गुणा, ये गुणा है, इधर आएगा तो भाग, भाग मैंने कर दिया, ये आपको क्लियर हुआ। अब कहिएगा सर H प्लस इसको यहाँ क्यों लाए? कि भैया अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे कि pH किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को घोल का pH कहते हैं, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को कहते हैं। इसलिए H प्लस को मैंने किनारे कर दिया ताकि क्लियर हो। अब ऑटोमेटिक है, माइनस लॉग H प्लस को कहते हैं तो ऑटोमेटिक है, दोनों ओर से माइनस लॉग का गुना कर दें कि ताकि माइनस लॉग H प्लस आ जाए। क्लियर? तो देखिए मैंने वही किया है, दोनों तरफ माइनस लॉग लेने पर, देखिए माइनस लॉग ले लिया, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हमने कर दिया। अब आइए माइनस लॉग, अब अभी देखिए ये गुणा, ये टोटल पर गुणा हो रहा है इतना, गुणे ये, जब गुणा है तो लॉग A में प्लस लॉग N होता है ना। अभी कुछ देर पहले फार्मूला मैंने बताया था मैथ सॉल्व करते वक्त, तो क्या हो जाएगा? लॉग KA प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA अब बटे में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस, देखिए वही चीज मैंने लिख दिया। अब आइए माइनस लॉग H प्लस को क्या कहते हैं? pH, तो माइनस लॉग K को क्या कहेंगे? pKa, क्लियर, प्लस लॉग A माइनस बटे में H। अभी बताए थे माइनस को हम लोग लवण करते तो यहाँ पर लवण लिख दिए, और HA क्या है? अम्ल, तो अम्ल लिख दिए। तो pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग लवण बटे में अम्ल, ये इसी को कहते हैं हेंडरसन समीकरण। ये किसके लिए? अम्लीय बफर विलयन के लिए। तो अम्लीय बफर का pH इक्वल टू होता है pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लवण बटे में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अम्ल। अब क्षारीय बफर का pH हम निकालेंगे। तो क्षारीय बफर का pH निकालने के लिए, वहां पर अम्लीय था तो अम्ल लिए, तो क्षारीय है तो क्षार लेंगे। तो यहाँ पर क्षार के लिए क्या लिए? BOH, तो B प्लस में होगा, OH माइनस में होगा। अब ये टूट गए तो फिर द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगाएंगे, उसी तरह से ऊपर लगाए तो यहाँ पर Ka नहीं लिखेंगे, Kb लिखेंगे। क्या लिखेंगे? B। Ka मीन्स एसिड, एसिड लिए थे तो Ka लिखे, बेस लिए तो B लिख दिया। तो Kb इक्वल टू B प्लस न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बटे में BOH, ठीक है। अब यहाँ पर BOH है, हम जब तक H प्लस नहीं रहेगा ना तब तक तो हम लोग pH निकाल नहीं सकते, क्योंकि माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को हम लोग pH कहते हैं, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को pH कहते हैं। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे KW क्या? जल का आणिक गुणनफल स्थिरांक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू KW होता है। तब OH माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? KW बटे में H प्लस, देखिए यहाँ लिखे KW बटे में H प्लस। अब OH माइनस के जगह पर KW
बटे में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हम लिख देंगे। तो देखिए हमने वही किया है के डब्ल्यू बटे में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस की जगह पर, इसके जगह पर इतना लिख दिया, बाकी का ज्यों कहते हैं उतार दिया। अब उतारने के बाद अब हमको इसको क्या करना है, इधर ले जाना है। अब आएंगे देखिए दोनों तरफ फिर लॉग लेंगे, माइनस लॉग लेने पर तो माइनस लॉग के बी इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू प्लस, आपको दिमाग में होगा ये हो जाता है प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस बटे में BOH। ये तो क्लियर है कैसे है, बार बार मैंने समझा चुका हूँ कि मात्र 3 ही फार्मूला है, log m क्रॉस n बराबर log m प्लस log n, और log m के पावर n बराबर n log m, और log m बटे n बराबर log m माइनस log n। मैथ बनाते वक्त भी बताया है, उसी फार्मूला को लागू किया आया। अब आप जानते हैं कि इसको कहेंगे पी के डब्ल्यू। अब पी के डब्ल्यू का मान आप लोग को बताए थे कि 10 के पावर माइनस 14 होता है, तो माइनस आएगा इधर तो कितना हो जाएगा log 14, क्लियर। तो log माइनस 14 log 10 आएगा, क्योंकि जरा देखिए बोर्ड पर, आइए 2 मिनट। यहाँ पर पी के ए निकालना है, पी के डब्ल्यू निकालना है। अब इसका मान आपको कॉन्सेंट्रेशन बताए थे क्या था, माइनस लॉग कितना होता है 10 के पावर माइनस 14। अब माइनस है इधर आएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस गुणे माइनस 14 लॉग 10, अब माइनस माइनस प्लस, और log 10 का मान देखो यहाँ पर अभी लिखे हुए हैं, छुड़े नहीं है। log 10 का मान 1 होता है, 1 में 14 से गुणा करेंगे 14 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए बोर्ड पर, क्लियर हुआ ना कि 14 कैसे आया। अब आइए यहाँ पर जरा गौर कीजिए बोर्ड पर, यहाँ पर अब आ जाएगा तो ऑटोमेटिक है पी के डब्ल्यू की जगह पर कितना रखेंगे 14। तो देखिए हमने रख दिया 14 और माइनस पी के बी। आप कहिएगा सर माइनस पी के बी काहे रखे हैं, तो माइनस पी एच को इधर लाए तो प्लस हुआ, और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो मैंने माइनस कर दिया। अब बाकी ज्यों कहते हो माइनस लॉग बी प्लस और बी ओ एच माइनस ज्यों कहते हो लिख दिया, और बी प्लस को क्या कहते हैं लवण, और इसको क्या कहते हैं क्षार, तो मैंने लिख दिया लवण बटे में क्षार, बाकी ज्यों कहते हैं उतार दिया। तो पी एच बराबर 14 माइनस पी के बी माइनस लॉग लवण बटे में क्षार। ये हुआ हेंडरसन समीकरण क्षारीय अम्लीय क्षारीय बफर विलयन का। अब आता है विलेयता, कहता है किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम, यानी कि विलायक जो है घोलने वाला है वो 100 ग्राम, कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, अर्थात विलायक को संतृप्त कर दे, उस अधिकतम मात्रा को उस विलायक का में विलेयता कहते हैं। वही चीज लिखे, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले किसी पदार्थ की अधिकतम से अधिक मात्रा को उस पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। जैसे मान लो 1 गिलास पानी ले लिए, 100 ग्राम पानी लेना है, कितना 100 ग्राम पानी में चीनी घोलते जाइए, चीनी घोलते जाइए, चीनी घोलते, एक ऐसा समय आएगा कि अब चीनी नहीं घुलेगा। जब चीनी नहीं घुलेगा तो आप देखिएगा, नापिए कितना चीनी मैंने घोला, तो कहिए कैसे नापेंगे सर, वो तो घुल गया। तो आपने भाई लिया है पहले से ना, मान लीजिए कि 200 ग्राम लिया चीनी, और घोलते गए आपके पास 150 ग्राम बचा, इसका मतलब 50 ग्राम घुल गया। तो पानी की जल में विलेयता कितना होगी 50 ग्राम, क्लियर, निकल जाएगा। अब आता है विलेयता गुणनफल, फ्लोबिलिटी प्रोडक्ट। फ्लोबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं अत्यंत अल्प विलय वैद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में आयनों के सांद्रण के गुणनफल को उस निश्चित ताप पर क्या कहते हैं, विलेयता गुणनफल कहते हैं। क्या, दुर्बल वैद्युत, अत्यंत दुर्बल, जो जल में बहुत कम घुलता हो, अत्यंत दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन में आयनों के गुणनफल को विलेयता गुणनफल कहते हैं। आयन के सांद्रण के गुणनफल को निश्चित ताप क्या
कहते हैं गुणात्मक विलेयता गुणनफल कहते हैं। और इस निश्चित ताप पर ये क्या होता है, स्थिर होता है। किसी निश्चित ताप पर विलेयता क्या होती है, गुणनफल वो निश्चित होती है। देखिए जैसे दिए हैं, आपको एग्जाम्पल दिए हैं AgCl। सिल्वर क्लोराइड को जल में घुलिएगा तो बहुत कम मात्रा में घुलता है, बहुत से ठोस रहते हैं, कुछ घुले हुए मात्रा में रहते हैं और कुछ आयन में बदले रहते हैं। तो देखिए ठोस विलयन में Ag+ और Cl-। अब इस पर द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लागू करेंगे तो अब बताए हैं इधर का गुणा बटे में इधर का। तो इधर का गुणा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl हो गया। अब AgCl कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl को इधर लाएंगे तो गुणा होगा। और बताएं कि अति अल्प है, बहुत कम है, उसकी मात्रा क्या होगी, स्थिर होगी। उसको क्या मानेंगे, स्थिरांक मानेंगे। उसको क्या करेंगे, स्थिर मानेंगे, तो स्थिरांक हो जाएगा। तो अब स्थिरांक गुणे के को कहते हैं फ्लोबिलिटी प्रोडक्ट। तक फ्लोबिलिटी का पहला अक्षर S और प्रोडक्ट का P, तो KSP। देखिए यही बोल लिखे हैं मैंने यहाँ पर, क्योंकि आयनित AgCl का सांद्रण स्थिर होता है, अतः KSP कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- बराबर स्थिरांक। इस स्थिरांक KSP को AgCl का विलेयता गुणनफल कहते हैं। अब इस पर दो क्वेश्चन हमने दिया है आपको, एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और एक क्वेश्चन आप लोग घर पर बनाइएगा। दिए 25 डिग्री C पर AgCl का विलेयता गुणनफल 10 के पावर -10 है। इसकी ग्राम प्रति लीटर में विलेयता ज्ञात करें। 25 डिग्री C पर AgCl का विलेयता गुणनफल 1.5625 इंटू 10 के पावर -10 है। इसकी ग्राम प्रति लीटर में विलेयता ज्ञात करें। बहुत अच्छा आसान तरीका है। आए पहले हम लोग बोर्ड पर देखें। देखिए क्या कहता है, AgCl का क्या क्या दिया है, क्या दिया है जी, KSP दिया हुआ है। KSP दिया हुआ है कितना, 1.5625 इंटू 10 के पावर -10 विलेयता गुणनफल दिया है। और हमको निकालना है ग्राम प्रति लीटर में विलेयता निकालना है, वो भी किसमें, ग्राम प्रति लीटर में। ध्यान रखिए। तो पहले हम चलें AgCl को देखें, Ag+ Cl- इस रूप में टूटेगा। तो ये भी S एक ही है और ये भी S एक, फ्लोबिलिटी SS हुआ। तो यहाँ पर आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, KS पे अभी बताया। तो फ्लोबिलिटी प्रोडक्ट फार्मूला Ag+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- दिए है ना। अब आप देखिए तो KSP, अब KSP के जगह पर हम इसका मान जो दिया है वो रख लेते हैं, आसानी होगी हमको। तो 1.5625 इंटू 10 के पावर -10 और इसका क्या है, S गुणे S, मतलब S²। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा ना, हम इधर अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट करेंगे 1.5625 10 के पावर -10। अब इसका निकालेंगे 10 के पावर -10, तो ऐसे ही निकल गया, 5 हो जाएगा, 10 के पावर -5 हो जाएगा और गुणे इसका निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे 1.5625, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं निकालना, बन जाएगी 56 ऊपर से अगर 25 बाय
1.25, तो 1.25 हो जाएगा इसका, बाहर निकलेगा अंडर रूट से, तो 1.25 इंटू 10 के पावर माइनस 5 इसका हो गया। ये तो आया, आपको इसका भी था। अब ग्राम प्रति लीटर में निकालना है, यानी कि 1 मोल, आप लोग जानते हैं कि लीटर में घुमा रहता है। किसी भी विलयन में जो घुले हुए पदार्थ की मोल जो होती है, एक तो उसको मोलर फ्लोबिलिटी कहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ग्राम में निकालना है। तो भाई ऑटोमेटिक है, जितना आया है इसके आणविक द्रव्यमान से गुणा कर देंगे। तो AgCl का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, आप गौर कीजिएगा, 108 होता है, और Cl का कितना होता है, 35.5। ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो AgCl का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो 0.53 और ये हो जाएगा 4.1, यानी कि इसमें हम लोग कर देंगे फ्लोबिलिटी, इसका हो जाएगा 1.25 इंटू 10 के पावर माइनस 5 इंटू 143.5 ग्राम पर लीटर, यही हो जाएगी इसकी। तो आसानी से आप लोग, हमको उम्मीद है कि अब आप बना लेंगे। अब तो गुणा करने के लिए तो बताना ना पड़ेगा, आप लोग आसानी से गुणा कर सकते हैं। क्लियर। अब आप दूसरा सवाल है इसमें जो आप लोग को मैंने दिया है, 25 डिग्री C पर MgOH2 का KSP 1.35 इंटू 10 के पावर माइनस 11 है कि विलेयता ज्ञात करें। ये भी हमको लगता है आप लोग आसानी से ज्ञात कर लीजिए। क्यों, इसमें केवल इतना ही करना है कि जब आप रिएक्शन दीजिएगा तो Mg प्लस 2OH माइनस, तो H इंटू 2H, तो 2S और H क्या हो जाएगा, H की हो जाएगा। ये थोड़ा सा बोर्ड पर इसको हम दिखा देते हैं आप लोग को, आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। सेम टू सेम, केवल एक ही चीज बताना है, ये इस पॉइंट को, अगर हम इस पॉइंट को यहां कर दें, MgOH का होल ट्वाइस, तो क्या देगा, ये देगा Mg प्लस 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 2OH माइनस। आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पर 2H हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो 2H। अब यहाँ पर जो हमने दिया था, ये था Mg का, ये Mg ये था OH माइनस। अब यहाँ पर H 2H होगा, तो ये जानते हैं क्या जाता है, स्क्वायर जो बगल में रहता है पावर में जाता है। इसके लिए आप जानने के लिए कि पावर में क्यों जाता है, आपको मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आपको इसके लिए हमारा केमिकल एक्वेरियम का जो वीडियो है उसको देखना पड़ेगा कि क्यों पावर होता है। कुछ आप लोग भी करें, कुछ पढ़ें, नहीं सब यहीं पर बता देंगे तो फिर पीछे वाला वीडियो देखना बनाना बेकार होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग पीछे वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको क्लियर हो कि स्क्वायर क्यों गया। तब ये क्या स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और जो मान होगा करनी घात 3 और बाहर निकालेंगे, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो दिया है प्रश्न में, ये वैल्यू दिया है आपको 1.35 इंटू 10 के पावर माइनस 11। अब आप इस चीज को यहाँ पर 1.35 इंटू 10 के पावर माइनस 11। अब आप करनी घात 3 निकालना जानिए, जरा हम भी देखें। यदि आप नहीं निकाल पाइएगा तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोलिएगा हमसे, हम इसको हल करके आपको वहाँ पर रिप्लाई के रूप में भेज देंगे। आपका आंसर निश्चित रूप से देंगे, लेकिन हम भी जानना चाहते हैं कि आप कितना पढ़ते हैं, करनी घात निकालने जानते हैं कि नहीं, यानी सॉल्व करना भी जानते हैं कि नहीं। आज इसी के साथ मैं अपना ये क्लास ज्वाइन करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ लाभ उठाइएगा, और आप लोग खुद मेहनत कीजिए ताकि हम लोग को भी संतुष्टि मिले। और हमारे कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से दीजिए, प्रश्न का हम आंसर जरूर देंगे। धन्यवाद।